प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम तानाशाही या अधिनायकवादी शासन व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे। अधिनायक तंत्र को अंग्रेजी में डिक्टेटरशिप भी कहा जाता है और एक इसका जो अन्य रूप प्रचलित है वो तानाशाही शासन प्रणाली भी से कहा जाता है। इसको सर्वाधिकारवादी शासन व्यवस्था भी कहा जाता है। तो आज हम इस टॉपिक में जानने का प्रयास करेंगे कि अधिनायक तंत्र या तानाशाही शासन प्रणाली से क्या अभिप्राय है और इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं तानाशाही शासन प्रणाली का अर्थ एवं परिभाषाएं। अधिनायक तंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें राज्य सत्ता एक व्यक्ति में निहित होती है और उस शासन शक्ति का प्रयोग वह अपनी इच्छानुसार करता है। अधिनायक तंत्र में शासन शक्ति को बलपूर्वक प्राप्त किया जाता है तथा उसका मनमाने तरीके से उपयोग किया जाता है। जैसा कि फोर्ड ने लिखा है, राज्याध्यक्ष द्वारा गैर कानूनी शक्ति प्राप्त करना ही अधिनायक तंत्र है। तो स्पष्ट है कि अधिनायक तंत्र वह शासन प्रणाली होती है जिसमें शासन शक्ति एक व्यक्ति में या एक दल में या एक समूह में केंद्रित होती है और उस शासन सत्ता का प्रयोग वह व्यक्ति किसी संविधान या कानून के स्थान पर अपनी इच्छानुसार करता है। तो वो अधिनायक तंत्र या तानाशाही शासन प्रणाली कहती है। और सामान्यतः तानाशाह जो अपना पद है वह बलपूर्वक प्राप्त करता है अथवा सहमति से भी प्राप्त कर सकता है। लेकिन इसके मूल में जो बात होती है वो ये है कि इसमें शासन सत्ता का प्रयोग अपनी इच्छानुसार किया जाता है। एफ न्यूमैन की परिभाषा पर हम विचार करते हैं। एफ न्यूमैन ने लिखा है, अधिनायक तंत्र से हमारा अभिप्राय प्राय एक व्यक्ति या व्यक्तियों के एक समूह के शासन से है जो स्वयं को अन्यायपूर्वक राज्य सत्ता में स्थापित करता है और बिना किसी प्रकार के नियंत्रण को स्वीकार करते हुए सत्ता का एकाधिकार ढंग से प्रयोग करता है। तो जो न्यूमैन महोदय की जो परिभाषा है उसमें उन्होंने ये कहा है कि यह एक व्यक्ति या व्यक्तियों के एक समूह का शासन हो सकता है और ऐसा व्यक्ति बलपूर्वक या अन्यायपूर्ण तरीके से शासन सत्ता को प्राप्त करता है और अपने ऊपर किसी प्रकार का वो नियंत्रण स्वीकार नहीं करता है और इस शासन सत्ता का प्रयोग वो है मनमाने तरीके से या एकाधिकारपूर्ण ढंग से करता है। सोल्टाऊ के अनुसार अधिनायक तंत्र एक व्यक्ति का शासन होता है जिसने अपने पद को मुख्यतः वंशानुगत आधार पर प्राप्त नहीं किया है अपितु शक्ति या सहमति अथवा दोनों के ही प्रयोग से प्राप्त किया है। वह निरपेक्ष प्रभुसत्ता प्राप्त करता है और इसका प्रयोग वह कानून के बजाय मनमाने आदेशों को लागू करके करता है। तो सोल्टाऊ की जो परिभाषा है उसमें भी यही ध्यान दिया गया है, यही बल दिया गया है कि जो लोकतंत्र होता है वो एक व्यक्ति का शासन होता है और इस जो एक व्यक्ति का शासन है उसने अपना पद वंशानुगत आधार पर प्राप्त नहीं करता अपितु शक्ति से अथवा सहमति से अथवा इन दोनों का प्रयोग करते हुए वो शासन शक्ति को प्राप्त करता है और निरपेक्ष प्रभुसत्ता का प्रयोग करता है। तो ये अधिनायक तंत्र कहलाएगा। अब हम एलन बाल के द्वारा बताए गए सर्वाधिकारी शासन व्यवस्था के लक्षणों पर गौर करते हैं और इनके आधार पर स्पष्ट करेंगे कि अधिनायक तंत्र में या अधिनायक तंत्रवादी व्यवस्था में कौन कौन से प्रमुख लक्षण पाए जाते हैं। तो उपयुक्त जो परिभाषाएं दी गई थी उन्हीं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो अधिनायक तंत्र होता है वो व्यक्तिगत तथा सामाजिक गतिविधि के सभी पहलुओं पर सरकार का उसमें नियंत्रण रहता है। एक ही दल राजनीतिक तथा कानूनी रूप से प्रभावी होता है।
सैद्धांतिक रूप से एक ही सुस्पष्ट विचारधारा होती है जो उस व्यवस्था के अंतर्गत संपूर्ण राजनीतिक सक्रियता का विनिमय करती है और वह शासन तथा जोड़ तोड़ करने का उपकरण होती है। तो इसमें एक व्यक्ति का, एक दल का, एक विचारधारा का, एक तरह से इसमें शासन होता है। न्यायपालिका और जनसंपर्क के जो साधन होते हैं उन पर सरकार का कठोर नियंत्रण होता है और उदारवादी प्रजातंत्रों में जो नागरिक स्वतंत्रताएं हैं उन पर कठोरतापूर्वक उनको काट छांट दी जाती हैं, अर्थात जो अधिकार और स्वतंत्रताएं होती हैं वो व्यक्ति को प्राप्त नहीं होती। अधिनायक तंत्र शासन प्रजातंत्रीय आधार उपलब्ध करने के उद्देश्य और शासन के लिए व्यापक जन समर्थन प्राप्त करने के लिए जन सक्रियता पर जोर देते हैं। जनता के भाग लेने तथा जनता की स्वीकृति से शासन का वैधीकरण हो जाता है। यानी जो भी अधिनायक तंत्र होता है वो प्रजातंत्रीय आधार अपने शासन व्यवस्था को प्रदान करने के लिए व्यापक जन समर्थन प्राप्त करने का प्रयास करता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो अधिनायक तंत्रवादी व्यवस्था होती है वह सामान्यतः एक व्यक्ति, एक दल, एक विचारधारा का शासन होता है और अपने आप को वो मनमाने तरीके से बलपूर्वक शासन सत्ता में स्थापित करते हैं और उसका मनमानी तरीके से शासन सत्ता का उपयोग उनके द्वारा किया जाता है। अब इसके रूप स्वरूप प्रकार अलग अलग हो सकते हैं जिनका अध्ययन हम आगे के अध्यायों में करेंगे, लेकिन फिलहाल हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि अधिनायक तंत्र के सिद्धांत या प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं। पहला है जो विशेषताओं में हम लेते हैं कि राजनीतिक प्रतियोगिता पर पाबंदियाँ। अधिनायक तंत्र जो शासन व्यवस्था होती है उसमें राजनीतिक प्रतियोगिता नहीं होती है, अर्थात चुनाव नहीं होते हैं और इस तरह से चुनावों के माध्यम से शासन सत्ता को बदला नहीं जा सकता है। ये जो शासन व्यवस्था होती है वो समाज, शासन व राज्य में भेद नहीं करती है। ये इन तीनों को एक ही मानकर चलती है, क्योंकि इनका मानना है कि जो अधिनायक तंत्र होता है वो समाज में भी हस्तक्षेप कर सकता है और राज्य में तो उसका हस्तक्षेप रहता ही है। इसके अतिरिक्त राज्य के ये सावयव स्वरूप में आस्था रखते हैं, अर्थात ये जो विचारधारा है वो राज्य को एक शरीर मानती है और व्यक्ति को उसका एक अंग के समान मानती है और जो संबंध व्यक्ति और अंग और शरीर में होता है उसी तरह का संबंध वो राज्य और उसके प्रजा के मध्य में करने का ये प्रयास करती है। तो ये सावयव स्वरूप में आस्था रखती है। एक साथ एक दल और एक नेता में विश्वास। तो ये जो अधिनायक तंत्र होता है उसका एक साध्य होता है, एक दल होता है और एक नेता होता है। तो साध्य के आधार पर, वो विचारधारा के आधार पर शासन को एक निश्चित लक्ष्य प्रदान करते हैं, साध्य बनाते हैं और इस साध्य को एक दल की स्थापना द्वारा प्राप्त करने की वो कोशिश करते हैं और उस दल के द्वारा ही शासन की संपूर्ण शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। विरोधी का उग्र दमन। अधिनायक तंत्रवादी विचारधारा में जो विरोधी नेता होते हैं या विरोधी जो लोग होते हैं उनका बलपूर्वक दमन कर दिया जाता है। इसमें विरोध की कोई गुंजाइश नहीं होती है। तो इस तरह से ये स्वेच्छाचारी और निरंकुश शासन व्यवस्था कही जा सकती है। अधिकार व स्वतंत्रताओं पर नियंत्रण। जो अधिनायकवादी व्यवस्था होती है उसमें अधिकार और स्वतंत्रताएं नहीं होती हैं, उन पर राज्य का नियंत्रण पूरी तरह से होता है। अंतर्राष्ट्रीय जनमत की उपेक्षा। जो अधिनायक तंत्रवादी व्यवस्था है वो अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा में वृद्धि के लिए विदेश नीति का संचालन कठोरतापूर्वक करती है तथा आवश्यकता पड़ने पर वह अंतर्राष्ट्रीय जनमत संस्थाओं की उल्लंघन भी कर सकती है, उपेक्षा भी कर सकती है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण इतिहास में हमें देखने को मिलते हैं जब इस तरह का उल्लंघन इन संस्थाओं के द्वारा किया गया।
जन प्रचार के साधनों पर सरकार नियंत्रण। जो अधिनायक तंत्रवादी शासन व्यवस्था होती है उसमें जन प्रचार के साधनों पर भी सरकार का नियंत्रण रहता है। तो इस तरह से इसके अलावा भय एवं आतंक का शासन। अधिनायक तंत्रवादी जो शासन व्यवस्था है वह भय और आतंक पर आधारित होती है। इसमें सदैव ही समस्याओं या आतंक मतलब भय को बुलाया जाता है या भय पैदा किया जाता है और शासन पर मनमाने तरीके से नियंत्रण स्थापित करने की प्रयास किया जाता है। तो ये तो हमने पढ़े हैं अधिनायक तंत्र के प्रमुख लक्षण, गुणी, विशेषताएं।